गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर रखा था इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक बात की है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे कैसे उनका जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है भारत का, ठीक है। उसके बाद में उसकी सीमाएं किस किस देश के साथ लगती हैं, कितनी कितनी लगती हैं, सारी तटीय सीमाएं, स्थलीय सीमाएं, सबके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे कर ही सकते हैं, वो तो आपको पता है। और आपको इसका पीडीएफ भी मिल गया होगा फर्स्ट टॉपिक का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो है अपना भारत के भौतिक प्रदेश। हमारा जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। अब सबसे पहले बात आती है कि भौतिक प्रदेश होते क्या है। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र होता है, उसकी विशेषताओं को बताने का जो काम होता है, उसकी विशेषताओं में क्या क्या समरूपता मिलती है, क्या क्या उनके अंदर विभिन्नताएं हैं, उन सब का अध्ययन हम करते हैं। तो इसमें क्या क्या बात करेंगे हम, विशेषताओं की, ये देखो, विशेषताओं में समरूपता एवं विभिन्नताओं, विशेषताओं में समरूपता एवं विभिन्नता, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। भौतिक प्रदेश, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, हम लोगों ने पहले क्लास में हमने इसे पढ़ा था। जो भारत को पूरे जो भौतिक प्रदेश है उसके आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। कोई इसे 4 भागों में डिवाइड करता है, कोई 3 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। जो डिवाइड किया है उसको थोड़ा सा बाद में करने के पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि भारत के अंदर जो है पर्वत और पठार हैं, पर्वत व पठार व पहाड़ियाँ भी हैं। तो पर्वत और पहाड़ियाँ भारत के कितने प्रतिशत भाग पर हैं? कुल भौगोलिक क्षेत्र के 29% भाग पर हमारे पर्वत और पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये सब चीज़ें किसके द्वारा बताई गई है? जो हमारे भू आकृतिक वैज्ञानिक है ना, उनके अनुसार इनकी विशेषताएं ये बताई गई है कि कितने क्षेत्रफल क्या क्या फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड पे है हमारा पठार, जो हमारा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र अपने इंडिया में कितना % भाग है? ये है 27.7%। नेक्स्ट अगर बात करें कि मैदानी भाग कितना है, तो मैदानी क्षेत्र है हमारे यहाँ का जो सबसे ज़्यादा है 43.2% सबसे। अब इनको देखते हैं थोड़ा थोड़ा। पर्वत और पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ियाँ का मतलब है कि वो क्षेत्र जहाँ पर पर्वत हैं, छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे एग्जाम्पल ले, जैसे हमारा हिमालय है, ठीक है, नीचे की साइड भी बहुत सारी चोटियाँ हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये टोटल भारत का 29% कवर करती है। पठारी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र क्या होता है, जैसे पर्वत और पहाड़ियाँ जो होती हैं उनकी जो चोटी होती है वो ऊपर से नुकीली होती है या फिर मतलब थोड़ी सी एक तरीके से कीलनुमा होती है। लेकिन जो पठारी भाग होता है वो ऊपर से प्लेन होता है। प्लेन इन द सेंस कि ऐसे बना हुआ होता है जैसे ऊपर एक तस्तरी की तरह वो रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है वो 43% के आसपास हमारे भारत में है। ये 43% क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैदानी क्षेत्र है वो जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या अवसाद के द्वारा निर्मित होता है, अवसाद से निर्मित होता है। ये चीज़ समझ में आई कि नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी लाई जाती है या फिर जो भी कंकड़ पत्थर जितने भी अवसाद के रूप में आते हैं वो सारे के सारे हमारे मैदानी भाग में अवस्थित होते हैं। अब ये चीज़ समझ में आई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता रहे। एक भूगोलवेत्ता थे जो बहुत फेमस हुए थे, एसपी चटर्जी। एसपी चटर्जी, इन्होंने क्या कहा? एसपी चटर्जी ने बताया कि पूरा जो भारत है उसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो इसने एक वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया कि जो पूरा भारत है वो 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसी जो इसने ये बांटा है उसी को ही उन्होंने क्या कहा, गजेटियर ऑफ इंडिया के अंदर इस चीज को इसने प्रकाशित भी कर दिया। गजेटियर ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित कर दिया कि भारत को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। अब इसी चीज को हम आगे लेकर डिस्कस करेंगे। एसपी चटर्जी जो थे ये कहते थे कि जो पूरा जो भारत है, 1964 की बात है, उस टाइम पे ये बहुत फेमस रहे थे। इन्होंने एक शोध किया। शोध में इन्होंने पाया कि पूरे भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटे तो हम उसका जो है एक अच्छा जो एक आदर्श विभाजन होता है वो देख पाएंगे। ठीक है, इसी के आधार पर आगे की तरफ देखें। आगे की अगर बात करें तो बहुत सारे विद्वान और आए और वर्तमान में जो विशेषज्ञ आए, वर्तमान में विशेषज्ञों द्वारा क्या माना गया कि पूरे भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पूरे 5 भागों में इसको विभाजित कर दिया। इन्होंने कहा कि पूरे भारत को अगर देखें तो उसके 5 जो है भौतिक प्रदेश होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारा इंट्रो था कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, कि किसी भी क्षेत्र की विशेषताओं में समरूपता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही उसका भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कहलाता है। सबसे पहले हमने बात की कि भारत के अंदर पर्वत और पहाड़ियाँ 29% है, पठारी क्षेत्र 27% है, मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा 43% है। और मैदानी क्षेत्र बनता किससे है? मैदानी क्षेत्र बनता है जो नदियों के द्वारा जितना भी अवसाद लाकर जमा किया जाता है उससे हमारा मैदानी क्षेत्र बनता है। फिर हम बात करें आगे कि एक वैज्ञानिक हुए थे एसपी चटर्जी। उन्होंने पूरे भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। ठीक है, इसके इस शोध को गजेटियर ऑफ इंडिया में प्रकाशित भी किया गया। लेकिन वर्तमान में जितने भी विशेषज्ञ हैं वो पूरे भारत को 5 भागों में विभाजित मानते हैं। वो कहते हैं कि पूरे भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके भौतिक प्रदेशों की। सबसे पहले हम इसको मैप में देखेंगे कि 5 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मैप में देखें कि जो ये वाला भाग है, इसने बताया कि जो 5 होते हैं हमारे भौतिक प्रदेश, 5 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको अगर देखें तो यहाँ लिख लेते हैं हम एक बार कि पहला भौतिक प्रदेश हमने बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान। ये देखना कि इन सब के अंदर अलग अलग तरीके की टोपोग्राफीज होंगी, अलग अलग तरीके की इनके अंदर विशेषताएं। उत्तर एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक विशाल मैदान क्षेत्र है। तीसरा बात करें तो हम ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक, उसके बाद चौथा जो हमारा आता है वो हमारे तटीय भाग आते हैं, तटीय भाग। और 5वें हमारे द्वीपीय प्रदेश आते हैं। कौन से हो गए? द्वीपीय प्रदेश। इतना समझ में आया कि वर्तमान में विशेषज्ञों ने 5 भागों में भारत के भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से हैं? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भाग, तटीय भाग और द्वीपीय प्रदेश। अब हम इन चीजों को एक बार मैप में देखेंगे। ये देखिए, सबसे ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा कौन सा था? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो ये वाले जो पूरा क्षेत्र है,
ठीक है, समझ रहे हैं? ये पूरा जो क्षेत्र है नेपाल के पास का, ये पूरा का पूरा हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ये एक बेल्ट बना हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पर्वतीय क्षेत्र। इसके नीचे अगर आते हैं हम, राजस्थान और इधर वाला ये पूरा पोर्शन, तो ये हमारा होगा कौन सा, हमारा उत्तरी मैदानी का क्षेत्र। जो ये पूरा भाग है ये उत्तरी मैदान का क्षेत्र। उसके बाद में जो हम ये बना रहे हैं तट के साथ साथ में, ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भाग हो गया, बीच वाला पार्ट जो है, ये वाला तट और ये वाला तट, ये हमारे तटीय भाग हैं। ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग। पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। पांचवा हमने बात की हमारे कौन से थे, द्वीपीय प्रदेश। तो ये छोटे छोटे हमारे द्वीप हो गए। इधर ये अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड्स हैं और इधर ये लक्षद्वीप और ये सब चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इस तरीके से पूरे भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश हुए, उत्तरी मैदान, उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र था वो हमारा जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ और ये इधर अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। ये एक बेल्ट की तरह बना हुआ है। उसके नीचे आते हैं तो हमारा, क्योंकि जो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है तो सीधी बात है कि जो नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलेंगी। हमने पढ़ा था कि जो विशाल मैदान जो बनता है, मैदान किससे बनता है, जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद होता है उससे हमारा मैदान बनता है। तो यहाँ जो पर्वत है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और इन्हीं नदियों के प्रवाह से, इन्हीं नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, इधर सिंधु का पार्ट आएगा, इधर गंगा जाएगी, इन सब के जमाव से ही हमारे यहाँ पर जो है विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो है ये वाला भाग, जो बीच वाला भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है। इसमें भी छोटे छोटे माउंटेन्स, पर्वत मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से पर्वत हैं। उसके बाद में जो ये पूर्वी तटीय प्रदेश है और ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा ये आ गया, हमारे द्वीपीय प्रदेश हो गए। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि कैसे कैसे भारत को पूरे उसको बांटा गया है। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हमारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया कि कैसे भारत को जो है 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं, कैसे कैसे इसका डिवीजन किया गया है, किस किसने इसका डिवीजन बताया था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो होता है ये पश्चिम में इधर से शुरू होता है और पूर्व में इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। ये एक चापाकार रूप में, देखो ये दिख रहा है हमें, इसकी शेप से ही पता चल रहा है कि ये आर्कटिक, जो हमारा आर्कवेट रूप होता है, आर्क की फॉर्म में ये बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो लगभग जो है, इसकी अगर लेंथ देखें, लंबाई देखें, तो ये लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 25 किलोमीटर तक ये विस्तृत फैला हुआ है। और जो इसकी चौड़ाई है वो पश्चिम की तरफ, तो इसकी चौड़ाई देखो हमें मैप में ही नज़र आ रही है कि ये जो डिस्टेंस है ये अधिक है और ये जो डिस्टेंस है ये कम है। तो ये डिस्टेंस अधिक हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गई। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम बात करें आगे कि ये जो हिमालय बना अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, हम बेसिकली किसका अध्ययन करेंगे, जो हमारा हिमालय है। हिमालय जो है ये पूरा भाग हिमालय का है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हिमालय बना और इधर ही क्यों बना, इंडिया के इसी भाग में क्यों बना, किसी और क्षेत्र में क्यों नहीं बन गया। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम थोड़ी थ्योरीज देखेंगे कि किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा था इनके बारे में, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब हम बात करें तो सबसे पहले ये माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत होता है, हिमालय पर्वत सबसे नया पर्वत माना जाता है, सबसे अंत में इसका निर्माण हुआ है। ये बहुत सारे युग होते हैं, जैसे सेनोजोइक हो गया, इयोसीन, मायोसीन, प्लेटोसीन, ठीक है। इन सारे युग के बारे में भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि पर ये इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए बस इतनी ही है कि जो हमारा हिमालय है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो नवीनतम पर्वत युग में आती है, जिसको हम अल्पाइन पर्वत युग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अल्पाइन पर्वत युग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको कि भाई जो है सबसे पहले कि कैसे हिमालय की जो बात करें कि हिमालय जो है सबसे नया पर्वत माना जाता है। लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ और, जो अरावली है जो अपने राजस्थान के अंदर से जा रहा है वो सबसे पुराना है। सबसे पुराना अगर पर्वत की बात करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे, पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, जो पूरे विश्व में अगर बात करें तो वो अरावली आती है। लेकिन जो ये हिमालय है ये नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आता है, जो अल्पाइन पर्वत युग माना जाता है। अब हम ये इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन कौन से युग था, किस किस में इसका निर्माण हुआ। अब हम दो चीज़ और जानते हैं, मैं आप लोगों से ही पूछूंगी दो चीज़, एक और बताइएगा कि पर्वत श्रेणी में क्या अंतर होता है और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर है। ठीक है, इस चीज़ को हम एक बार देखते हैं कि पर्वत श्रेणी क्या होती है और पर्वत श्रृंखला क्या होती है। तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, कि पर्वत श्रेणी क्या होती है और पर्वत श्रृंखला क्या होती है। अब अगर पर्वत श्रेणी की बात करें, देखो आप लोग जानते हैं कि पर्वत इस फॉर्म में होते हैं, ये पर्वत का एक फॉर्मेशन बना हुआ है। ऐसे ही इधर भी माउंटेन बने हुए हैं। ठीक, अब क्या अंतर है इन दोनों? दिखने में दोनों सेम है, लेकिन दोनों के अंतर क्या क्या है? जो पर्वत श्रेणी होती है इसी को हम माउंटेन रेंज भी कहते हैं, माउंटेन रेंज। ठीक, तो इसमें अंतर क्या है? एक ही पर्वत युग जिसमें पर्वतों का निर्माण हो रहा है उसी युग की चट्टानें हों, और एक ही काल में एक ही स्थान पर पाए जाने जितने भी पर्वत होते हैं, एक क्रम में पाए जाते हैं, उनको हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वत श्रेणी क्या हुई? एक ही समय की, एक ही युग की, ठीक, उसके बाद में एक ही काल की, और उसके अलावा एक स्थान पर क्रम के रूप में जो पर्वत पाए जाते हैं उन्हें हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। समझ में आया पर्वत श्रेणी क्या होता है? दिखने में दोनों सेम दिखेगी, लेकिन पर्वत श्रेणी में क्या होता है कि सारे जितने भी पर्वत होते हैं ये सारे के सारे एक ही युग के होंगे, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो एक ही है, एक ही काल की होंगी ये, और एक ही स्थान पर क्रमबद्ध रूप में ये पाई जाएंगी। तो ये क्या हो गई हमारी पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रृंखला क्या होती है कि बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक ये पर्वत श्रृंखला पहाड़ बन गया, ये एक पर्वत बन गया, ये एक पर्वत बन गया, इस तरीके से बहुत सारी जो पर्वत श्रेणियां होती हैं ये एक समांतर रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, समांतर रूप में जब पाई जाती है, इनका कोई युग कुछ नहीं है, इनका सबका युग अलग हो सकता है, काल अलग हो सकता है, सब चीज़ें अलग हो सकती हैं। बस इतना चीज़ याद रखनी है कि ये सारी की सारी समांतर रूप में पाई जाती हैं, समानांतर रूप में पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम अपने टॉपिक के हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे। ये हिमालय की जो उत्पत्ति है और ये है, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बीए फर्स्ट ईयर में, कि एक वैगनर थे, भूगोलवेत्ता थे जर्मनी के। उन्होंने बताया कि एक पेंजिया नामक एक पूरा स्थल भाग था, उसको क्या कहा था इन्होंने? पेंजिया कहा।
कि पूरा एक स्थल भाग था पेंजिया के नाम से, और इसके दो भाग थे। ऊपर वाला जो भाग था, एक नीचे वाला भाग था। जो उत्तर वाला भाग था उसको तो हम लोगों ने क्या कहा, अंगारा लैंड, ठीक है। और जो दक्षिण वाला भाग था इसको हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि गोंडवाना युग की चट्टानें, अंगारा लैंड की तो स्पेशली नहीं आती हैं, लेकिन गोंडवाना लैंड की चट्टानों के बारे में बहुत बार हमने सुना है। और जो इसके बीच का जो ये भाग था, ये जलीय भाग था, ये टेथिस सागर था, टेथिस सागर। इस पूरे जो जलीय भाग है इसको कहा गया पैंथालासा। हर एक चीज को बहुत धीरे धीरे से सुनना और समझने की कोशिश करना कि अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पूरी जो पृथ्वी थी वो एक पेंजिया के रूप में थी। इस पेंजिया के दो भाग थे, उत्तरी भाग थे अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। इसके बीच में एक टेथिस सागर था। इस स्थल पूरे भाग को तो पेंजिया कहा उन्होंने, और जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा कहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये टाइम के साथ साथ वो जो काल हम पढ़ते हैं, इयोसीन काल, मियोसीन काल, उन सब के अंदर अगर देखें तो एक टाइम बाद इनमें टूटना शुरू हो गया। ये उत्तरी भाग में हमारे कौन कौन से आएंगे, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, जैसे यूएसए वगैरह आ गया, यूरोप आ गया, एशिया आ गया। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड के भाग थे। और दक्षिणी भाग कौन कौन से हमारा, जैसे अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है। ये वाले जो पार्ट थे ये गोंडवाना लैंड के भाग रहे, ठीक है। और जो टेथिस सागर था वो बीच में हमारे महासागरों के रूप में बन गया, या फिर कहीं पर जैसे दोनों के बीच में अभिसरण हुआ किसी जगह का, तो वहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन हो गई। तो ये चीज़ें थी। अब ये थोड़ा सा समझ में आया ये कि ये क्या चीज़ था, ये एक बेसिक था। अब बात करते हैं कि भूसन्नति का सिद्धांत दिया था एक। हिमालय की उत्पत्ति से जो है बहुत सारे सिद्धांत संबंधित है। सबसे पहला सिद्धांत आता है, इसमें पहला सिद्धांत आता है भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत की अगर बात करें, भूसन्नति सिद्धांत को सबसे पहले दिया कोबर ने। भूसन्नति सिद्धांत को सबसे पहले कोबर ने प्रस्तुत किया। इसने क्या बताया कि दो भाग हैं, एक यूरेशियन भाग है और एक जो है हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। कौन कौन से भाग हो गए, यूरेशियन, और दूसरा भाग आता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। इसने बताया कोबर ने कि जो ये दो भाग हैं, दोनों भाग, यूरेशियन भाग जो ऊपर वाला भाग है, यूरेशिया वाला, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला भाग, और प्रायद्वीपीय भाग जो अपना भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, नीचे वाला दक्षिण वाला जो भाग है, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये अंगारा लैंड का भाग है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के आसपास आते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ अभिसरण करते हैं, यानी संचलन करते हैं, कौन सा, अभिसरण, अभिसरण संचलन हुआ इधर, तो क्या हुआ कि बीच में कौन से, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। इन्होंने ये माना, भूसन्नति सिद्धांत में कोबर ने माना कि जो एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन भाग है जो इसका अंगारा लैंड का भाग है, एक तरफ प्रायद्वीपीय भाग है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। जब दोनों आपस में अभिसरण संचलन करते हैं, इन दोनों के बीच अभिसरण हुआ, तब ये पास पास आए तो इनके बीच में संपीड़न की स्थिति बनी और यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। देखो हम इसमें मैप में देखते हैं एक बार अच्छे से इसको कि कैसे इन्होंने बताया कि जैसे ये हो गया हमारा यूरेशिया वाला भाग, जो ऊपर यूरोप और एशिया वाला भाग है, ये नीचे है दक्षिण वाला भाग जो हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है। जब ये दोनों भाग ऐसे एक दूसरे की तरफ आए और दोनों के बीच में संपीड़न बना,
मतलब दोनों के बीच में जो अभिसरण हुआ, जिसकी वजह से बीच का भाग जो है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ गया और वो पर्वत की फॉर्म में ऊपर आ गया। तो ये क्या था हमारा, कि ये हमारे कोबर के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें, जैसे हमने पहला पढ़ा किसका, कोबर के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे सुएज के बारे में। आप लोग अपने सिलेबस में चेक कीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर हैं। आप बुक लेंगे तो उस बुक में भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वैज्ञानिक ने क्या क्या इसके बारे में बताया। तो हमने कोबर के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि दोनों भाग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अभिसरण करते हैं और बीच में माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। सुएज क्या कहता है, सुएज ने कहा कि भाई जैसे ये क्या होता है कि एक तरफ तो प्रायद्वीपीय भाग था और एक तरफ हमने क्या पढ़ा, यूरेशियन भाग था। दोनों के बारे में हमने पढ़ा था ना, यूरेशियन है, एक तो यूरेशियन का भाग है और एक प्रायद्वीपीय भाग है। अब क्या होता है, ये कहते हैं कि सिर्फ जो प्रायद्वीपीय भाग होता है ना, प्रायद्वीपीय जो भाग है उसका जो है खिसकाव नहीं होता। इन्होंने कहा जो यूरेशियन भाग है, ये वाला जो यूरेशियन का भाग है, ये तो इधर आ रहा है दक्षिण की तरफ, लेकिन जो ये है ये अपनी जगह पर स्थिर है। इसने क्या बताया, ये तो स्थिर है और ये जो भाग है यूरेशियन वाला, ये दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे इन्होंने माना, ये सुएज के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था जो ज़्यादा मतलब इसको मान्यता नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसमें पढ़ा जाता है कि जो ये वाला यूरेशियन भाग है ये तो दक्षिण की तरफ आ रहा है, लेकिन जो ये वाला भाग है हमारा प्रायद्वीपीय वाला, वो उसी जगह पर स्थिर है। इसको भी हम मैप में देखेंगे कि जैसे ये वाला भाग है, जो उत्तर का जो भाग है हमने पढ़ा यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला, वो तो दक्षिण की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग, ये अपनी जगह पर ही बना हुआ है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि इसका विस्थापन नहीं होता, सिर्फ ये वाला हिस्सा इधर खिसक के आ रहा है दक्षिण की तरफ, उसी से हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है भाई, ये भी इनका मान लिया सिद्धांत। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे हर थ्योरी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आदर्श जो सिद्धांत होता है वो पेश किया जाता है, जो सबकी जो चीज़ें होती हैं उन सबका मिक्सअप होता है। तो अब जो बात आती है कि अपना जो आदर्श जो सिद्धांत दिया गया है प्लेट इस पे भूसन्नति पे, वो कौन सा है, तो कौन सा है, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, इसमें अगर बात करें हम तो क्या हुआ कि भाई इसमें मानना कि ये जो हमारा कौन सा भाग है, यूरेशियन वाला, कौन सा भाग है, यूरेशियन प्लेट हो गई। इधर की तरफ जो भाग है हमारा कौन सा है, ये हमारा था प्रायद्वीपीय भाग। दोनों भाग हुए, ठीक है, ये दो भाग हैं। बीच में जो ये वाला भाग है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये टेथिस सागर था, ठीक है, टेथिस सागर था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो टेथिस सागर था, इसके ऊपर यहाँ से अवसाद आते गए, यहाँ से अवसाद आते गए। अवसाद में क्या, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब आता गया और इसका नीचे की तरह धसाव होता चला गया। ये नीचे की तरफ धस गया। जब ये नीचे की तरफ धस गया, इसका जो है अवसादीकरण हो गया। क्या हो गया, अवसादीकरण हो गया। जब इसका अवसादीकरण हुआ तो क्या हुआ कि इधर की साइड, अब ये नीचे की तरफ धस गया तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज बच गया ना। ये वाला पार्ट में ये दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय भाग और यूरेशियन प्लेट वाला भाग, ये आपस में अभिसरण के लिए पास पास आए। जब ये अभिसरण के लिए पास पास आए तो यहाँ पर कुछ पर्वतों का निर्माण हो गया। ये पर्वत बन गया, इधर भी पर्वत बन गया, और जो ये बीच वाला क्षेत्र है ये ऐसे समतल रह गया।
मतलब ये मध्य भाग जो है ये समान रह गया, ऐसे के ऐसे। इधर भी पर्वत बन गया, इधर भी पर्वत बन गया, और ये वाला क्षेत्र एज इट इज़ रह गया। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर की तरफ तो हमारा कौन सा था, जिसे इसमें देखेंगे हम कि ये जो तिब्बत का पठार है वो बीच में पड़ता है, नीचे की तरफ हिमालय पर्वतमाला है, और ऊपर चीन की तरफ ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल प्रूफ होता है। तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें कि पर्वत श्रेणियों का निर्माण, तो अब इसमें मान लिया कि भूसन्निधि सिद्धांत में हमारे हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज और भी आई। जैसे एक थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी हमने भूसन्निधि सिद्धांत पढ़ा, दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे 1960 के अंदर हैरी हेस नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसको प्रस्तुत किया। क्या नाम था उसका? हैरी हेस। व रॉबर्ट डिज भी था इसके साथ में, तो एक इसके साथ में डिज था। इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या माना कि इन्होंने सेम वही चीज़ मानी कि एक तरफ यूरेशियन प्लेट है और एक तरफ हमारी भारतीय प्लेट या फिर इंडियन प्लेट जिसे बोलें, या फिर प्रायद्वीपीय प्लेट बोलें। जो यूरेशियन प्लेट होती है इन्होंने इसे प्लेट के रूप में माना, और ये प्रायद्वीपीय प्लेट होती है। प्रायद्वीपीय या फिर इंडियन प्लेट इसे बोल सकते हैं। ये दो प्लेट होती हैं। इन्होंने बताया कि जब ये प्लेट आपस में अभिसरण करती हैं, ये कौन सी थ्योरी बता रही है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, कि जब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ अभिसरण करती हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट जो होती है वो हल्की होती है और जो प्रायद्वीपीय भाग की जो प्लेट होती है वो भारी प्लेट होती है। ठीक है, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो टकराते ही क्या होता है कि जो भारी प्लेट होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। आप लोग सोचिए एक बार को कि दो वस्तु है, एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है। जब दोनों आपस में टकराएंगी, एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु जब आपस में टकराएंगी तो हल्की वस्तु तो उछल के ऊपर की तरफ जाती है और जो भारी वस्तु है वो नीचे गिर जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। वही सिस्टम यहाँ पर है कि एक तरफ ये यूरेशियन हल्की प्लेट है, दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय या इंडियन प्लेट जो है वो भारी है, और जो ये भारी प्लेट होती है दोनों के अभिसरण जब होता है तो ये नीचे की तरफ धंस जाती है। जब ये नीचे की तरफ धंसती है तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन। इसको हम कहते हैं सबडक्शन या फिर क्षेपण। इसका नीचे की तरफ क्षेपण हो गया। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि अब यहाँ पर पर्वत कैसे बने, क्योंकि ये वाला भाग नीचे चला गया तो इधर की साइड इधर छोटी छोटी खाइयाँ बन जाएंगी, ट्रेंच की तरह बन जाएगा। खाई की तरह बच गया ना ये, क्योंकि एक पार्ट नीचे चला गया तो ये खाई की तरह बच गई, खाई बन गई। और इधर वाले भाग पर हमारे पर्वतों का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो हमारा पर्वत बना, ये हिमालय पर्वत बना, ये किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे हो गया। ठीक है, ये था हमारा इंडियन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, अब हम लोग बात करेंगे कि जब से हिमालय के भी जो है 4 पार्ट होते हैं, कि हिमालय के क्या क्या पार्ट हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, इन सब के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। अब हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय को जो है वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा, किस तरीके से बांटा? एक विभाजन किया अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन,
और दूसरा विभाजन इन्होंने किया अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन या इसको प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन और अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है? जैसे सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को रिपीट करते हुए चलना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कितने भौतिक प्रदेश हैं, हमारे 5 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें पहला हमारा हिमालय पर्वतमाला आया, उत्तरी पर्वतीय मैदान आया, जिसमें हमने हिमालय के बारे में पढ़ा। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित हमने सिद्धांत पढ़े, जिसमें भूसन्नति का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पढ़ा। अब हिमालय का जो वर्ग, अब हिमालय को भी भागों में बांटा गया है, तो 2 विभाजन किए गए हैं, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। इसको प्रादेशिक विभाजन कहते हैं क्योंकि ये नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य विभाजन पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है? जब उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर एक सीक्वेंस में जो है पर्वत श्रेणियों का विभाजन किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है, तो वो हमारा अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। जैसे हम बात करें इसके अंदर कि उत्तर में जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जब विभाजन करते हैं तो वो अनुदैर्ध्य होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के अंदर हम प्रादेशिक विभाजन करते हैं तो इस तरीके से करेंगे, और इसमें हम विभाजन करेंगे इस तरीके से। समझ में आया कि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ? अनुदैर्ध्य में हम उत्तर से दक्षिण की तरफ करेंगे और अनुप्रस्थ में हम पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन इनका करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं कि अनुदैर्ध्य विभाजन के अंदर कौन कौन से भाग इसके आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ट्रांस हिमालय। जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमारा आता है ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है हमारा महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय। तीसरा भाग हम बात करें तो लघु हिमालय। तीसरा भाग हमारा आता है लघु हिमालय का। और चौथा भाग हमारा आता है शिवालिक, जो सबसे नवीनतम भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 हिमालय का डिवीज़न किया गया है इसमें। और सबसे पहले हम लोग इसमें ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है, ट्रांस हिमालय को अब हम इसमें मैप के साथ साथ ही सारी चीज़ों को देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में क्या होता है और उसमें क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये वाला जो भाग होता है ऊपर वाला, ये हमारा ट्रांस हिमालय का भाग होता है। ट्रांस हिमालय के अंदर अगर बात करें तो 3 क्षेत्र होते हैं, 3 पर्वत श्रेणियां इसमें स्पेशली मिलती है। यहाँ पर हमारी एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी? काराकोरम। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है लद्दाख, और यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंदर जो ये ऊपर वाला जो भाग है, ट्रांस हिमालय के अंदर जम्मू कश्मीर वाला भाग आता है। और ट्रांस हिमालय में हम बात करें तो सिंधु नदी हो गई। ठीक, सिंधु नदी जो है वो इसी से गुजरती है। और इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणियां हो गई। कौन कौन सी हो गई हमारी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी की बात करें तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से ही जाएगी पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 क्षेत्र हो गए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 श्रेणियां हमारी ट्रांस हिमालय की हैं। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, K2, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय वाला भाग। कि ट्रांस हिमालय के अंदर क्या बात करी हमने? ट्रांस हिमालय में हमारी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट हमारी जो बात आती है वो आती है महान हिमालय पे। अब महान हिमालय कौन सा वाला पार्ट है? महान हिमालय का जो है भारत में कम पार्ट है, नेपाल में उसका ज़्यादा भाग है। ये महान हिमालय का भाग है, ये हो गया हमारा महान हिमालय।
ठीक है। महान हिमालय में क्या हुआ कि यहाँ पर जो पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 5,000 से भी ज़्यादा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो होता है, देखो सबसे पहले जो बात करें हम महान हिमालय की, महान हिमालय के अंदर हमारी जो हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो पाई जाती हैं, जो कहाँ पर है, इधर है, माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर। माउंट एवरेस्ट को याद रखना है, माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, जो महान हिमालय का भाग है। इसी के अंदर यहाँ उत्तराखंड में अपने यहाँ देखें तो जैसे यहाँ हिमाचल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में ये स्थित है, मंदाकिनी नदी घाटी, अलकनंदा नदी घाटी, ये सब इसी से संबंधित मानी जाती है, महान हिमालय से। तो महान हिमालय के बारे में पता चला कि महान हिमालय के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां अवस्थित हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है लघु हिमालय, जो सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय की अगर बात करें, लघु हिमालय कौन सा होगा, ये वाला जो भाग है बीच में इधर, ये वाला जो भाग होगा ये होगा हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय में बहुत सारी पर्वत चोटियां आती हैं। इसकी 4 सबसे प्रसिद्ध जो चोटियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पीर पंजाल हो गई, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत, ये नेपाल में पड़ती है महाभारत। कौन कौन सी पर्वत चोटियां हो गई, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। महाभारत श्रेणी से कंफ्यूज मत होना कि महाभारत श्रेणी एक प्रायद्वीपीय पठार में भी आएगी, ठीक है, तो इसी को हम यहीं पे लिख लेंगे कि एक प्रायद्वीपीय पठार भाग में भी जो है कौन सी श्रेणी आएगी अपनी, महाभारत, ठीक है। इसी क्षेत्र के अंदर कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी मिलते हैं, जिसको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सब यहाँ उत्तराखंड में और इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलती है। इस क्षेत्र के अंदर जो ये महान हिमालय वाला क्षेत्र है, इसी पर्वत श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, लाहौल स्पीति घाटी हो गई, ये तीनों की तीनों हिमाचल प्रदेश में आती है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में आएगी। काठमांडू घाटी जो है वो नेपाल में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में और तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से बहुत सारी घाटियाँ यहाँ पर स्थित हैं। अब नेक्स्ट जो बात करें हम शिवालिक की, अंत में कौन सा भाग आता है हमारा, शिवालिक। शिवालिक में ऐसा मानते हैं कि शिवालिक जो है सबसे नवीनतम है, क्योंकि सबसे दक्षिण वाला भाग है, तो ये सबसे नवीनतम भाग माना जाता है। बहुत सारे विद्वान पहले के ये मानते हैं कि शिवालिक की जो उत्पत्ति हुई थी वो पास्को पिलग्रिम नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसने इसको बताया कि यहाँ पर एक इंडो ग्रीक, ठीक है, जिसको इंडो ब्रह्मा नदी या फिर शिवालिक नदी के नाम से जानते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर इधर बहती थी। ये पास्को पिलग्रिम ने बताया कि एक नदी थी जिसको शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा नदी कहा गया, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। इसी नदी के द्वारा क्या किया गया, जो अवसाद आया उससे यहाँ पर तटबंध बन गए। जो अवसाद, जैसे कोई नदी बह रही है तो वो जो भी अवसाद होता है उसके साथ में उसको अपने किनारों पर जमा करते हुए चलती है, तो इसने दोनों तरफ जमा कर दिए। अब जब जमा कर दिए फिर इन्होंने बताया कि इस वाले भाग का उत्तर की ओर खिसकाव हो गया, और खिसकाव होने से ये वाला भाग जो है पास पास आके एक पर्वत की फॉर्म में बन गया, जो शिवालिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि कैसे जो है शिवालिक की उत्पत्ति हुई। शिवालिक के अंदर जो होती है दून घाटियाँ पाई जाती है, जैसे देहरादून हो गई, ठीक है, हरिद्वार और देहरादून, विशेषकर दून घाटियाँ जो होती है वो बासमती चावल के लिए फेमस होती हैं, ठीक है,
तो ये था हमारा जो है हिमालय पर्वतमाला का अनुदैर्ध्य विभाजन। अभी अनुप्रस्थ विभाजन हम पढ़ेंगे कल के सेशन में, और आज के सेशन का एक बार रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वत के विस्तार हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हिमालय जो पूरे भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा, कैसे कैसे उसका डिवीजन हुआ। फिर सबसे पहला वाला भाग आता है उत्तरी पर्वतीय मैदान। उस पर्वतीय मैदान में कौन कौन से भाग आते हैं उनके बारे में जाना। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में कौन कौन से सिद्धांत थे इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में जो है हमने देखा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत इसमें कैसे काम करता है उनको जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की कि कैसे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ श्रेणियों में इनको बांटा गया है, कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। फिर पूरे हिमालय को 4 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमने इनकी सारी पर्वत चोटियों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और जो कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम अनुप्रस्थ विभाजन जो हिमालय का है या प्रादेशिक विभाजन है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये जो है आगे का जो सेशन है अपना कल का, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है हमारा उत्तरी मैदान उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।